ओके, अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है जी इधर, कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, साथ में हीट जनरेट होगी। तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें हीट जो है ना जनरेट हो रही है, HI के साथ हीट भी बन रही है। अब वो ये कह रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर रिएक्शन वेसल है, उसमें H ये जो कंटेनर है ना जिसमें रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। और टेम्परेचर इज चेंज, आपने टेम्परेचर को चेंज किया। अब ये उसने नहीं बताया कि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, लेकिन आगे आप पढ़ें तो आपको एक बात समझ आ जाएगी। वो कह रहे हैं द टेम्परेचर इज चेंज सच दैट द टोटल प्रेशर इन द वेसल डबल्स। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर उसने क्या किया होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज किया होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स ओवर एरिया। नंबर ऑफ कूलिंग जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा प्रेशर होगा ना। तो वो कह रहे हैं कि आपने टेम्परेचर ऐसे चेंज किया कि प्रेशर डबल हो गया है, मतलब ज्यादा कूलिंग हो रही है। इट मींस कि प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा ना, तो डिक्रीज तो नहीं किया होगा। अब आपको पहले मैं एक और चीज बता दूं कि ऐसे रिएक्शंस अगर तो आप टेम्परेचर चेंज ना करते ना, अगर तो आप टेम्परेचर चेंज ना करते, सिर्फ प्रेशर को इंक्रीज करते, तो नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? आपको पता है कि इक्वल मोल्स ऑन बोथ साइड, H2 और I2, 1 मोल ऑफ H2 और 1 मोल ऑफ I2, 2 मोल्स रिएक्टेंट के हैं, 2 मोल्स प्रोडक्ट के हैं। ओ लेवल्स में भी आपने ये बात पढ़ी हुई है कि व्हेन देयर आर इक्वल मोल्स ऑन बोथ साइड देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पर बेटा प्रेशर का इफेक्ट हम नहीं पढ़ रहे। यहां तो ये कह रहा है कि आपने क्या किया है, आपने बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। इंक्रीज का मुझे कैसे पता चला? वो कह रहा है टेम्परेचर इज चेंज इन सच अ वे दैट टोटल प्रेशर इन द वेसल डबल, कि जो वेसल में प्रेशर था ना वो डबल हो गया है। तो अगर प्रेशर डबल हो रहा है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तभी तो प्रेशर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो अब बेटा देखें टेम्परेचर के इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो क्या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पर नहीं जाएगा? क्योंकि आप हीट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन उस एक्स्ट्रा हीट को यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। तो HI एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करके बैकवर्ड जाएगा और H2 और I2 बनाएगा बेटा। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड जा रहा है ना। जब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेटा बैकवर्ड जा रहा है, तो बताएं क्या चीज ज्यादा बन रही है, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स? रिएक्टेंट्स ज्यादा बन रहे हैं और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो Kp की वैल्यू कम होगी, है ना। जो आप Kp लिखेंगे इसके लिए, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। देखें जितना प्रोडक्ट ज्यादा होता है ना, जितना प्रोडक्ट ज्यादा होना था उतना Kp ज्यादा होना था। लेकिन यहां पर तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। जब रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है तो HI कम बन रहा है ना। तो HI में और Kp में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। तो HI जितना कम बनेगा Kp उतना कम होगा। तो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ Kp डिक्रीज और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू द लेफ्ट। आपको एक और चीज यहाँ पर याद करवाता हूँ, ये जितने बेटा कांस्टेंट्स होते हैं ना, Kc, Kp और आगे A2 में भी आप पढ़ेंगे, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर इनकी वैल्यू को चेंज कर सकता है, इसके अलावा कंसंट्रेशन, इसके अलावा प्रेशर, वो इन वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता। ओनली टेम्परेचर कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ दीज कांस्टेंट्स, ठीक है। तो इसलिए जब आपने बेटा टेम्परेचर को बढ़ाया, जी हैदर, बेटा हैदर ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसके लिए आपको मेरी एक एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना कि उसका इफेक्ट क्यों नहीं होता। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर लूंगा, वो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको वैसे कंसंट्रेशन का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, वो सुन लो कि कंसंट्रेशन जो है ना, चेंज करने से Kp पर क्यों फर्क नहीं पड़ता। सपोज करते हैं जी Kc आपने
किया हुआ इस तरीके से कि रिएक्टेंट आपके पास है ऊपर 10 और प्रोडक्ट आ रहा है नीचे 20, सॉरी प्रोडक्ट 10 है और रिएक्टेंट 20 है, ऊपर प्रोडक्ट होता है ना, तो ये क्या आंसर आएगा बेटा, 1/2 आंसर आएगा ना। ठीक है, ये आपने देखें कंसंट्रेशन क्या ली हुई है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यहाँ 20 है और ये प्रोडक्ट है। अगर आप इस तरह करते हो कि 5/10, अब आपने देखो कंसंट्रेशन चेंज कर दी है ना, कंसंट्रेशन आपने चेंज कर दी है, कितनी है जी यहाँ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट 5 और रिएक्टेंट 10, कंसंट्रेशन चेंज हुई लेकिन केसी का जो आंसर है वो अनचेंज है, वो सेम रह रहा है दोनों में। मतलब ये अगर कंसंट्रेशन चेंज करोगे ना तो वो रेशो सेम रहेगी, रेशो क्या रहती है, सेम रहती है कंसंट्रेशन के चेंज करने से, प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट बनना है वो उतना ही बनेगा, तो इसलिए कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर का भी नहीं होता। इसी तरीके से मुझे अब याद करिएगा, क्लास के बाद मैं ये बेटा इसकी रिकॉर्डिंग एक सेंड कर दूंगा कि क्यों नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, और ये आपके सामने है बेटा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, और मैंने इस एक्सोथर्मिक, जी बेटा अलीश भाई ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, ये केमिकल, अभी आगे ग्रुप 2 के क्वेश्चंस आएंगे, तो ग्रुप 17 के सॉरी, और पीरियोडिसिटी के भी, तो ये टॉपिक हमने इनऑर्गेनिक में किए हुए हैं। अच्छा बेटा देखें, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, तो आपके पास ज्यादा रिएक्टेंट बन रहा है, रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा तो आप कहेंगे कि Kp की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि Kp और प्रोडक्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं जी। इस क्वेश्चन का ताल्लुक है एसिड बेस से, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखें, वो ये कहता है कि एसिड प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर, और बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस क्या है जी, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब आपने रिएक्शन 1 और 2 में बताना है, इन दिस रिएक्शन विच कंपाउंड एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। अब अगर आप रिएक्शन 1 को देखें वैसे है बेटा, मैं जरा रिएक्शन 1 को एक्सप्लेन करता हूं। ये Zn है, Zn, ये आयोनिक कंपाउंड बेटा इन्होंने बनाया हुआ है, मैं सिर्फ लाइन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इधर ये SH वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, राइट। देखिए क्या बन रहा है, ZnO बन रहा है ना, मतलब ये चीज बन रही है, आप जरा नोट कीजिएगा, ये चीज बन रही है, और वाटर की तरफ से बेटा एक H इधर जा रहा है और एक H इधर जा रहा है, तो C2H6 बन रहा है आपके पास, C2H6, C2H6 और ZnO। बताइए ये वाटर क्या कर रहा है जी, अपने प्रोटॉन डोनेट कर रहा है दोनों C2H5 को या नहीं कर रहा, जरा ये बताइएगा। जो वाटर है H2O, क्या ये दोनों H, दोनों प्रोटॉन्स डोनेट कर रहा है C2, देखें देयर आर C2H5 दो दफा है ना, तो दोनों हर C2H5 C2H6 में जा रहा है, आप देख सकते हैं C2H6 C2H6, तो दोनों C2H5 ने, दोनों इथाइल्स ने एक एक प्रोटॉन गेन किया है, और वो किसने दिया है, वाटर ने दिया है। तो वाटर यहाँ पर एज एन एसिड काम कर रहा है ना, दो प्रोटॉन डोनेट कर लिए और खुद O2 माइनस में चला गया, देखें खुद O2 माइनस में, ठीक है। अब जरा नीचे वाला रिएक्शन देखें, रिएक्शन नंबर 2, उसमें क्या हो रहा है जी, रिएक्शन नंबर 2 पर आ जाए। रिएक्शन नंबर 2 को अगर आप देखें, उसमें H2O है, ZnO है, और OH माइनस दो दफा है ना, और क्या बन रहा है बेटा, ZnOH4 2 माइनस। अब देखिए यहां क्या हो रहा है जी, यहां पर भी आप देखें, आपको पता नहीं अब याद है या नहीं कि इनऑर्गेनिक में मैंने आपको एक रिएक्शन करवाया था वाटर प्लस ऑक्साइड का, अगर आपको याद हो नोट्स में आप देखिएगा, ठीक है। वाटर और O2 माइनस का, मेरा मालिक जब मैं उस टाइम करवा रहा होता हूँ तो उस टाइम आप बोला करो ना, मैंने वो रिएक्शन मिटा दिया है, तो अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है। अब मैं जब दोबारा कराऊंगा तो फिर देखना, अब इस रिएक्शन को समझो पहले। बेटा देखो, ये रिएक्शन मैंने आपको करवाया था जी, ये वाला, जिसमें O2 माइनस वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था, और पता क्या बनता था, 2OH माइनस। होता सिर्फ ये है बेटा कि वाटर जो है ना,
वाटर अपना एक H प्लस इस O2 माइनस को दे रहा है। ये रिएक्शन मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है, वाटर प्लस O2 माइनस, ऑक्साइड है, O2 माइनस इज ऑक्साइड। ऑक्साइड असल में यहाँ पर एज अ बेस काम कर रहा है, वाटर यहाँ पर एज एन एसिड काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि अपना एक H प्लस O2 माइनस को देगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास OH माइनस 1, और दूसरा OH माइनस 1 बेटा यहां से आएगा। तो वाटर यहाँ पर एज एन एसिड काम कर रहा है। ये जिंक ऑक्साइड है ना, देखें जिंक ऑक्साइड के अंदर ये वही ऑक्साइड है O2 माइनस। कि O2 माइनस क्या करेगा, एक H को यहां से निकाल लेगा जी। जब एक H को निकालेगा ना, तो आपके पास देखें क्या बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। जब एक H को, एक OH तो पहले से है, दूसरा OH भी पहले से है, ये बेटा तीसरा OH ये आ रहा है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ येलो कलर से, ये तीसरा OH, और चौथा OH बेटा ये बन गया, देखें ये चौथा OH ये आ गया आपके पास। तो अब आप जरा ये चीज बताएं कि वाटर जो है यहाँ पर H2O ये वाला, क्या ये अपना एक प्रोटॉन O2 माइनस को दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये बता दे बेटा। दे रहा है ना। आप इस रिएक्शन को याद रखिएगा कि वाटर जो है ना, वाटर के सामने जब भी कोई ऑक्साइड आ जाए, तो वाटर वहां पर एज एन एसिड काम करता है, अपना H आयन डोनेट करता है। कैसे डोनेट करता है ये मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये है जी आपके पास वाटर, ये देखें, ये H प्लस और O2 माइनस क्या बनेगा, एक OH माइनस 1 बन जाएगा, और दूसरा OH माइनस 1 यहां से आ रहा है। तो वाटर इज बेसिकली एक्टिंग एज एन एसिड व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्साइड। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटा कि उस इस रिएक्शन के अंदर भी जो वाटर है, वाटर एज एन एसिड के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि वाटर अपना H प्लस डोनेट कर रहा है इस O2 माइनस को, और O2 माइनस इस H प्लस को गेन करके OH माइनस में जा रहा है, 4 OH बन जाएंगे। इस रिएक्शन को याद रखिएगा जो मैंने ऊपर करवाया बेटा, इस ये रिएक्शन ये आपके सिलेबस में शामिल है, ये रिएक्शन कि वाटर जब भी O2 माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 OH बनते हैं। कितने OH, 2 मोल्स ऑफ OH माइनस। ठीक है। अच्छा बेटा, अब पहला रिएक्शन दोबारा देख लें। हमें यह समझ आ गया है कि नीचे वाले रिएक्शन के अंदर भी वाटर एज एन एसिड काम कर रहा है। जरा ऊपर वाले रिएक्शन में देखते हैं कि वाटर कैसे एज एन एसिड काम कर रहा है। बेटा जहां मसला हो उसी टाइम मुझे रोक लिया करें। देखें पहला वाला रिएक्शन मैंने कर लिया था, आप लोग बाद में दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, उसी टाइम रोक लिया करें कि सर इसको दोबारा एक्सप्लेन करें। पहले वाला रिएक्शन देखें, ZnC2H5 है, C2H5 है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है जी। क्या बन रहा है जी, ZnO बन रहा है। ये देखें, ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ZnO। कितने प्रोटॉन बचे हुए हैं, एक प्रोटॉन ये है बेटा, और दूसरा प्रोटॉन ये है। तो ये जो दो प्रोटॉन है ना, एक H इधर जाएगा, एक H इधर जा रहा है, और साथ में 2C2H6 बन रहा है। तो वाटर क्या अपने प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वाटर यहाँ पर, वाटर अपने यहाँ पर दोनों प्रोटॉन डोनेट करके O2 माइनस में चला गया खुद। तो इसलिए वाटर यहाँ पर एज एन एसिड के तौर पर काम कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा बी, कि दोनों रिएक्शंस के अंदर वाटर एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है। ठीक है ना बेटा। आपको क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए ये इक्वेशन मैं फिर बता देता हूं, याद करना मस्ट है, ये आपको मैंने नोट्स में भी लिखवाई है कि वाटर ऑक्साइड के साथ, ये ऑक्साइड लिखा है ना, मेटल ऑक्साइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑक्साइड आ रहा है O2 माइनस, तो वाटर वहां पर एज एन एसिड काम करता है। वाटर अपना ये एक H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस, राइट, H प्लस डोनेट हो रहा है बेटा। ये देखें यहां से बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये H प्लस जा रहा है। तो एक तो आपको समझ आ गई OH माइनस बनेगा, और दूसरा ये बन रहा है बेटा, ये H और ये O2 माइनस। देखिए ये H प्लस है और ये O2 माइनस है, तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, OH माइनस 1 आ जाएगा ना। तो इसलिए ये बात याद कर लें बस कि वाटर जब भी ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड किसको बोलते हैं, O2 माइनस को। जब भी वाटर ऑक्साइड्स के साथ, और ऑक्साइड भी मेटल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड भी कौन से, मेटल ऑक्साइड, जिस तरह जिंक ऑक्साइड यहां पर आ रहा है, जब भी वाटर मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो वाटर वहां पर एज एन एसिड काम कर रहा होता है बेटा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द क्लोराइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। बट आपको पीरियड 3 एलिमेंट्स के क्लोराइड पता है, NaCl है, MgCl2 है, Al
Cl3 या Al2Cl6 SiCl4 PCl5। आपको पता है बेटा कि अगर हम इन क्लोराइड्स को वाटर में डालें ना, NaCl को वाटर में डालें तो पीएच क्या होती है 7। ये पीरियोडिसिटी में आपसे डिस्कस किया हुआ है। MgCl2 को वाटर में डालें तो ये भी आयोनाइज होगा, Mg2 प्लस 2Cl-1 और पीएच कितनी होगी 6.5 से 6.9। AlCl3 को बेटा वाटर में डालें तो AlCl3 को जैसे ही आप वाटर में डालते हैं तो AlCl3 वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है और एक H आयन बनाता है और पीएच 7 से कम हो जाती है 3 एसिडिक। SaCl4 को वाटर में डालें तो SiO2 व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं और HCl बनता है। पीएच क्या हो जाएगी बेटा 2। ठीक है, उसने रेंज दी होती है 1 से 4 के दरमियान कुछ भी लिखते हैं। PCl5 को भी वाटर में डालें तो ये वाटर से रिएक्शन करता है, HCl बनाता है, H3PO4 बनाता है और पीएच यहां पर भी 1 से 4 के दरमियान आप लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कहीं पर भी पीएच 7 से ज्यादा तो नहीं जा रही ना। जो क्लोराइड्स हैं वो पीएच या तो न्यूट्रल रह रही है या एसिडिक हो रही है, जबकि ये क्या कह रहा है कि पीरियड 3 के जो क्लोराइड हैं उसके बारे में बता रहा है। द क्लोराइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट कह रहा है कंपाउंड वाज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट डिसॉल्व इजीली इन वाटर टू गिव अ सॉल्यूशन ऑफ pH 12। pH 12 तो बेटा कोई नहीं देता जी, pH 12 कोई नहीं देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिकॉर्डिंग कहीं गलत इसने की हुई है, pH 12 नहीं आएगा। When placed in a test tube and heated in a roaring Bunsen flame, the compound melted after several minutes heating. What can be deduced from this record? At least one of the recorded observation is incorrect. Yes, आपको नजर आ रहा है बेटा कि pH 12 कहीं पर भी नहीं जा रही। The compound was magnesium chloride, नहीं, अगर magnesium chloride होता तो pH 6.5 होनी थी। The compound was phosphorus pentachloride, नहीं, अगर PCl5 होता तो फिर भी अगर अगर PCl5 होता तो फिर भी pH 1 से 4 में जानी थी। ठीक है, ये भी नहीं है। NaCl में pH 7 होती है, तो इसलिए बेटा ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा। अब बेटा आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है द एलिमेंट इन द पीरियड 3 एंड देयर कंपाउंड शो ट्रेंड्स अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। अच्छा, सोडियम से क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल का ट्रेंड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है जैसे जैसे एटम का साइज स्मॉल होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट एटम का साइज स्मॉल हो रहा है, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियड 3, सोडियम लीस्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, सी और डी में से कोई एक होगा। अब इनका कह रहा है कि जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं एंड देयर कंपाउंड्स शो द ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। एसिडिक एंड बेस बिहेवियर ऑफ द ऑक्साइड, अगर आप इनके ऑक्साइड की बात करें Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10 और SO2। आपको पता है बेटा ये दोनों तो बेसिक होते हैं, ये दोनों क्या है, बेसिक। Al2O3 आपको पता है कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इट कैन रिएक्ट विद एसिड एंड इट कैन रिएक्ट विद बेस, एम्फोटेरिक है। और आगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं बेटा ये एसिडिक होते हैं, SiO2, P4O10 और SO2, ये सब एसिडिक है। SiO2 क्यों एसिडिक है, इट कैन रिएक्ट विद NaOH, ये बेस से रिएक्शन कर रहा है बेटा। P4O10 को वाटर में डालें ना बेटा तो फास्फोरिक एसिड बन जाता है। SO2 को वाटर में डालें तो H2SO3 बनता है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो आपने बताना है कि ट्रेंड क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और जो ऑक्साइड्स का ट्रेंड है वो बेसिक से एम्फोटेरिक और देन एसिडिक जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी। द टेबल shows the melting point of SiO2 and P4O6। SiO2, ये चीज बेटा आपको याद रखनी होगी कि SiO2 जो है ना ये एक जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। देखें ऐसे SiO2 ना सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है एंड ईच ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद 2 सिलिकॉन, और आगे ये स्प्रेड होता जाएगा दोबारा। आपको पता है कि जो जाइंट कोवेलेंट होते हैं ना बेटा, जाइंट कोवेलेंट
को अगर आपने मेल्ट करना है तो यू नीड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड्स, आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए। तो विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ SiO2 एंड P4O6? P4O6 के बारे में याद रखिए सिंपल कोवेलेंट है, इसके मेल्टिंग पॉइंट से पता चल रहा है ना बेटा कि देखें केल्विन के अंदर 297 है, तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मतलब आप रूम टेम्परेचर के आसपास ये मेल्ट हो रहा है, तो ये सिंपल कोवेलेंट होगा ना, सिंपल कोवेलेंट। SiO2 जाइंट है, SiO2 क्या होती है, सैंड। तो विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट, द बॉन्डिंग ऑफ द ऑक्साइड चेंजेस फ्रॉम आयोनिक टू कोवेलेंट? नहीं बेटा, बोथ आर कोवेलेंट, दोनों के दोनों क्या है, कोवेलेंट है। SiCl बेटा एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है SiCl3 इज नॉट अ जाइंट कोवेलेंट। नहीं बेटा, SiCl3 तो कुछ भी नहीं होता है, SiCl4 होता है, तो ये जाइंट कोवेलेंट क्यों नहीं है? देखें SiCl4 आगे तो सेपरेट नहीं हो रहा ना, बस खत्म हो गया सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, आगे मजीद सेपरेटिंग तो नहीं हो रही। जाइंट कोवेलेंट में तो एक एटम फर्दर बॉन्ड, फिर नेक्स्ट एटम आगे फर्दर बॉन्ड बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, वहां सेपरेटिंग होती जाती है कोवेलेंट बॉन्ड्स की। SiCl4 में तो मजीद सेपरेटिंग नहीं हो रही कोवेलेंट बॉन्ड की, SiCl4 तो बस ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, खत्म। तो बिटवीन द टू SiCl4 मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, ठीक है। जाइंट स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिसमें सेपरेटिंग हो, जिस तरह ऑल आयोनिक कंपाउंड्स हैव अ जाइंट स्ट्रक्चर ना। आयोनिक कंपाउंड में क्या होगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, ये देखें सेपरेट होता जा रहा है, ठीक है, इनको आप जाइंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और कोवेलेंट के अंदर भी आप डायमंड को जाइंट कहते हैं, क्योंकि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सेपरेट होता जा रहा है, लेकिन SiCl4 को तो आप नहीं कहेंगे। अच्छा बेटा, अब पहला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग ऑफ द ऑक्साइड चेंजिंग फ्रॉम आयोनिक टू कोवेलेंट, ये तो दोनों कोवेलेंट है। SiO2 भी कोवेलेंट है, P4O6 भी कोवेलेंट है, कैसे पता चला, बोथ आर नॉन मेटल्स। द मेटेलिक कैरेक्टर, बेटा मेटल्स तो कोई है ही नहीं, ये भी छोड़ दें। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का मेल्टिंग पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक होता है दो चीजों से, सुने। अगर तो कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना, कोवेलेंट कंपाउंड को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं जाइंट कोवेलेंट और एक होते हैं सिंपल। जाइंट में आप क्या लेते हैं, डायमंड लेते हैं, जाइंट में आप ग्रेफाइट लेते हैं, जाइंट में आप SiO2 लेते हैं। सिंपल में क्या होगा बेटा, जिनके छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, अमोनिया, अच्छा वाटर, C6H12O6, ये आपके सब सिंपल हैं, जिनके स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं, नंबर ऑफ एटम्स आर काउंटेबल। तो इसलिए लास्ट जो है, स्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम जाइंट मॉलिक्यूलर टू सिंपल मॉलिक्यूलर। SiO2 का जाइंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, उनको ब्रेक करना होगा, P4O6 का सिंपल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द एलिमेंट इन ग्रुप 17 एंड देयर कंपाउंड इज करेक्ट? पहली स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ब्रोमीन विल रिड्यूस Ki टू आयोडीन, ये कह रहा है जी, क्या ये रिएक्शन होगा, जो मुझे बताइएगा। आप कहेंगे हो तो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, है ना, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, ब्रोमीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडाइड, लेकिन उसको फिर यहाँ लिखना चाहिए था ऑक्सीडाइज, ये गलत गलत लिखा है इसने, कि ब्रोमीन विल ऑक्सीडाइज। देखिए ब्रोमीन क्या कर रहा है, आयोडाइड को जीरो में भेज रहे हैं ना, आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है फ्रॉम आयोडाइड। आपको बताया था ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जो ट्रेंड है टॉप टू बॉटम कम होता है, तो ब्रोमीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन लेगा, और आयोडाइड I-1 से जीरो में जाएगा। तो यहां पर ये उलट कह रहा है कि ब्रोमीन विल रिड्यूस, जो कि गलत है। आयोडाइड आयन रिएक्ट टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन सिल्वर नाइट्रेट, नहीं बेटा, आयोडाइड जो है जब सिल्वर आयन से रिएक्शन करता है तो AgI तो बनाएगा, लेकिन ये येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। और याद रखिएगा इन येलो प्रेसिपिटेट के बारे में कि AgI के जो येलो प्रेसिपिटेट हैं, ये ना डाइल्यूट अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं, ना कंसंट्रेटेड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं, ये भी गलत है। कह रहा है ब्रोमाइड आयन रिएक्ट टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट, गलत बेटा। जो ब्रोमाइड आयन है वो Ag+ के साथ, सिल्वर आयन के साथ रिएक्शन तो करते हैं, लेकिन वो आपको क्रीम प्रेसिपिटेट बनाकर देंगे। कौन से प्रेसिपिटेट, क्रीम प्रेसिपिटेट। मालिक
बेटा आप जरा स्टेटमेंट गौर से पढ़ो, ठीक है, स्टेटमेंट गौर से पढ़ो तो आपको समझ आएगी। वो कह रहा है कि ब्रोमीन रिड्यूस करेगा आयोडाइड को और आयोडीन बनाएगा। ब्रोमीन विल रिड्यूस द पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म आयोडीन, नहीं, ऑक्सीडाइज करेगा। ब्रोमीन विल ऑक्सीडाइज द आयोडाइड, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और आयोडीन बनाएगा। अच्छा बेटा लास्ट देखिएगा डी, क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। क्लोरीन कह रहा है कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाता है जी, 2HCl। दिस इज द कलरलेस गैस, ठीक है। तो इसलिए आपने इसका जो आंसर देना है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा HCl इज अ कलरलेस गैस, ठीक है। एक दो बच्चे मुझे क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स। बेटा व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स सुने, जब ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं ना, अब आप कह रहे होंगे कि जी HCl तो व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स होते हैं। जब HCl को आप इकट्ठा करें ना, इकट्ठा, तो उस टाइम ये थोड़ा डेंस हो जाएंगे, मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आएंगे तो आपको व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स टेस्ट ट्यूब के अंदर दिख रहे होते हैं, लेकिन वो जब सेपरेट होते हैं तो कलरलेस, आपको कोई उसका कलर नजर नहीं आ रहा होता। तो जब रिएक्शन में बन रहा होता है HCl, उस टाइम आपको स्टार्टिंग में, वो भी स्टार्टिंग में, थोड़ी देर बाद उनका कलर खत्म हो जाता है बेटा। तो याद रखिएगा प्योर HCl इज कलरलेस, ठीक है। प्योर HCl या HBr या HI ये सब कलरलेस होते हैं, देखें ना। आप ये ऑब्जर्वेशन नहीं बताएंगे इसमें कि ये जो क्लोरीन है ग्रीनिश येलो, ये कलरलेस हो जाएगा क्योंकि HCl इज अ कलरलेस गैस। लेकिन याद रखिएगा अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं वहां पर HCl बन रहा है, तो उसमें स्टार्टिंग में आपको HCl के फॉर्मेशन, क्योंकि जब मॉलिक्यूल उसके इकट्ठे होंगे तो थोड़ा सा वो डेंस होने की वजह से आपको व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स नजर आएंगे और वो फौरन खत्म भी हो जाएंगे बेटा, फौरन खत्म हो जाएंगे जैसे वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, खत्म, ठीक है। तो HCl का अपना कलर नहीं होता, वो जो व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स है वो डेंस होने की वजह से आपको व्हाइट फ्यूम्स से दिख रहे होते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए कि Haber's process for the manufacture of ammonia is represented by the equation shown. Which statement is correct when the temperature is increased? अच्छा बेटा एक बात ध्यान में रखें, उसने यहाँ पर आपसे कहीं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की है? नहीं की, ठीक है। वो कह रहा है कि ये बताए बस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा। बेटा जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कुलियंस क्या होंगी, बढ़ेंगी। जब कुलियंस होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगा, बैकवर्ड भी बढ़ेगा, क्योंकि कुलियंस तो बेटा दोनों साइड पे बढ़ रही है ना। तो इसलिए जब भी आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन अ क्लोज कंटेनर, तो बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगा। अमोनिया जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी डिकम्पोज भी हो रहा होगा, तो दोनों रेट्स बढ़ रहे होंगे, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। इसलिए यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बी में क्या कह रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, गलत। फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, नो इफेक्ट। ये तीनों बेटा गलत होंगे नीचे वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि इसका ताल्लुक ग्रुप 2 से है। ग्रुप 2 मैंने अभी आपको नहीं करवाया, इसलिए बेटा हम इसको फिलहाल यहाँ पर स्किप कर देते हैं। वैसे इसका आंसर बी है, लेकिन आपको क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्बिलिटी मैंने बेटा डिस्कस करनी है। जी हाशिर, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, बट बैकवर्ड रिएक्शन विल स्टिल इंक्रीज, तो ठीक है ना बेटा, मैंने भी यही कहा है कि दोनों रिएक्शन इंक्रीज होंगे, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन दोनों बढ़ेंगे। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब ये y is the ionic radius of a sulfide ion। सल्फाइड आयन ये होता है जी S2 माइनस, मतलब इसके पास ना, सल्फर के पास वैसे होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स और 16 प्रोटॉन्स, लेकिन 2 माइनस है तो इसके पास बेटा होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स और 16 प्रोटॉन्स, ठीक है जी। शेल कितने होंगे इसके पास, ये तीसरे पीरियड में है तो इसके पास 3 शेल होंगे, 1 2 और ये 3। ये 16 प्रोटॉन्स हैं
और ये इसके 1 2 3 4 5 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। पोटाशियम, पोटाशियम बेटा 4th पीरियड में है, राइट? पोटाशियम होता है वैसे K 19 और 39, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। वैसे पोटाशियम के पास ना 4 शेल होते हैं ना, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आखिरी शेल भी खत्म। तो अब इसके पास भी 3 शेल लिए होंगे। हालांकि पोटाशियम चौथे पीरियड में है, 4 शेल होने चाहिए, लेकिन क्योंकि +1 है तो आउटर इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो शेल भी खत्म, तो इसके पास भी 3 शेल हैं, 1 2 3। यहां पर भी बेटा अब देखिए 18 इलेक्ट्रॉन्स और 19 प्रोटॉन्स। अब बड़ा क्लियर है, आपको मैं एक बात बताऊं कि जो आयन के साइज की बात करेगा ना, जब भी एटम के साइज की बात या आयन के साइज की बात, तो वहां पर डेफिनेटली न्यूक्लियर पुल, शेल्स तो देखें दोनों में सेम है, तो आपने वहां पर बड़ा देखना होगा कि प्रोटॉन्स कहां पर ज्यादा हैं। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए दोनों के पास 18-18 इलेक्ट्रॉन है। सल्फाइड को 16 प्रोटॉन और पोटाशियम आयन को 19 प्रोटॉन, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन सल्फर के केस में 16 प्रोटॉन्स हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स को, पोटाशियम के केस में 18 इलेक्ट्रॉन्स को 19 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको बेटा यहाँ पर बड़ा क्लियर एक चीज पता चल रही है कि न्यूक्लियर पुल स्ट्रॉन्गर है इन पोटाशियम आयन, तो पोटाशियम आयन हैज मोर प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। अच्छा बाकियों को देखें, सल्फाइड आयन इज डबली चार्ज। अच्छा ये चार्ज होता है ना ऊपर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इस ये मैटर नहीं करता साइज के ऊपर, साइज के ऊपर इसका फर्क नहीं है। डेफिनेटली इसका इफेक्ट उस वक्त होगा जब हम की आयनिक बॉन्ड को पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर तो ये मैटर करेगा, लेकिन साइज के ऊपर कोई बात नहीं करनी। पॉजिटिव आयंस, बी को देख ले, बी क्यों गलत है? पॉजिटिव आयंस ऑलवेज हैव स्मॉलर रेडियस देन नेगेटिव आयन, नहीं ये नहीं है। अगर आप कोई वहां से पोटाशियम ले लें, पोटाशियम एक पॉजिटिव आयन है ना, और वहां से आप बेटा ले लें ऑक्साइड, तो ये तो आपके पास गलत हो जाएगा। ऑक्साइड देखें O2 माइनस, 2 शेल हैं, पोटाशियम आयन के पास 3 शेल हैं, तो जहां पर शेल का फर्क होगा वो तो डेफिनेटली आप कहोगे पोटाशियम आयन का साइज बिगर है ऑक्साइड आयन के मुकाबले में, तो ये ऑलवेज नहीं है। किसी केस में हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं। ये नहीं हो सकता कि पॉजिटिव आयन हमेशा बिगर साइज का होगा देन नेगेटिव आयन, नो। ठीक है, इसी तरह आयनिक रेडियस ऑलवेज डिक्रीज विद एटॉमिक नंबर। हाँ, इसमें मैं आपको एक वो देता हूँ एग्जांपल। देखिए आपने पढ़ा था ना, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सिलिकॉन आयन एंड देन फॉस्फाइड आयन। अगर आपको ये ट्रेंड याद हो, आप देखिएगा अपने नोट्स में कि सिलिकॉन Si4+, इसके पास कितने शेल हैं बेटा? 2 शेल हैं। सारा आमिर, आप कह रही हैं कि पोटाशियम के पास प्रोटॉन ज्यादा क्यों है? बेटा जरा चेक करें ना कि पोटाशियम एटॉमिक नंबर उसका क्या है? 19 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16 है। तो एटॉमिक नंबर क्या बता रहा होता आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बता रहा होता बेटा। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप जरा चेक कर लें पीरियोडिक टेबल में कि क्यों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैंने पोटेशियम के 19 लिखे हैं। अच्छा बेटा, अब ये जो इसने पहला वाला आर्गुमेंट दिया ना, ये जरा इसको देखें, ये क्यों गलत है? ये गलत है। आयनिक रेडियस कह रहा है ऑलवेज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, नहीं। अब अगर आप सिलिकॉन को देखें, इसके पास 14 प्रोटॉन्स हैं, राइट? फास्फोरस के पास 15 है। प्रोटॉन नंबर तो बढ़ रहा है ना, लेकिन आप देखें जरा इनके आयनिक साइज। सिलिकॉन Si4+ के पास 2 शेल होंगे क्योंकि आखिरी शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है चारों निकले हुए हैं। फॉस्फाइड P3- के पास 3 शेल है। तो ये तो फिर बात ना हुई ना कि आयनिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यहां भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, लेकिन एटॉमिक नंबर के बढ़ने के बावजूद जो P3- है उसका साइज बहुत बिगर है क्योंकि उसके पास 3 शेल हैं। तो इसलिए जो बेटा करेक्ट आंसर है वो यही होगा। याद रखिएगा आज के बाद जब भी कहीं पर साइज डिक्रीज हो रहा होगा या इंक्रीज हो रहा होगा तो आपने उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ जोड़ना होगा, न्यूक्लियर पुल के साथ जोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई एंड जी ये हेलोजेंस हैं। कह रहे हैं एक्स वाई और जी दीज आर दी हेलोजेंस। आपको पता है हेलोजेंस में बेटा आपके पास आता है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन क्योंकि देखें इसने यहाँ पर फ्लोरीन नहीं दिया हुआ तो हम फ्लोरीन को फिलहाल यहाँ से निकाल देते हैं।
अब आपने बताना होगा जी कि X2 हैज अ वीकर कोवेलेंट बॉन्ड। आप जरा देखें इन तीनों में से सबसे वीकर कोवेलेंट बॉन्ड किसका है? इन तीनों में से वीकर कोवेलेंट, वो कह रहा है X2 हैज अ वीकर कोवेलेंट बॉन्ड देन Y2, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड उसका वीकर होगा ना जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जैसे आयोडीन है अगर, तो आयोडीन में देखें इस तरह होता है जी, क्योंकि आयोडीन का जो साइज बड़ा है तो उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बड़ी होगी। तो चलिए अभी बाकी चीजें भी देखते हैं इसमें। पहली बात वो ये कह रहा है कि X2 has weaker covalent bond than Y2, मतलब X2 ना नीचे आ रहा होगा, Y2 ऊपर आ रहा होगा, ये बात तो मान रहे हैं ना आप, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वीक है X2 में, तो वीकर कोवेलेंट बॉन्ड किसका होगा? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में डेफिनेटली आयोडीन का होगा, क्योंकि आयोडीन का साइज बिगर है। जब साइज बिगर होता है तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात तो हमने कह दी कि X2 नीचे आएगा, Y2 ऊपर आएगा। फिर क्या कह रहा है जी कि X2 है स्ट्रॉन्गर लंडन फोर्सेस देन Z2। X2 की जो लंडन फोर्सेस है ना वो स्ट्रॉन्गर है। आपको पता है लंडन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो मजीद कंफर्म हो रहा है कि X2 नीचे है। अच्छा, ये इससे क्या चीज समझ आई कि Z2 इनसे ऊपर है? अच्छा, Z2 इनसे ऊपर है, ये बात आपको समझ आ गई है कि Z2 ऊपर आ रहा है और X2 नीचे आ रहा है, क्योंकि X2 के अंदर जो लंडन फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्गर है। इट मींस उसके पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। अब आपने डिसीजन लेना है Y2 और Z2 में। तो ये कह रहा है बेटा लास्ट में कि Y2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Z2। Y2 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइज, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्ट्रॉन्गर होता है जिसका साइज स्मॉल हो ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन। तो आप कहेंगे क्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कह रहा है Y2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Z2। तो क्या Y2 को ऊपर नहीं आना चाहिए और Z2 को नीचे नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नीचे आना चाहिए। तो ये बेटा आपके पास सीक्वेंस बन रहा है फिर कि ये आपके पास सीक्वेंस बनेगा जी कि Y2 इज क्लोरीन, X2 is iodine, and Z2 is bromine. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वदाना बेटा ये बात कम से कम मैं 10 दफा बता चुका हूं क्लास में भी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है उनका ताल्लुक कोवेलेंट बॉन्ड से होता नहीं है। अब देखें, ये मेरे पास क्लोरीन है अगर, और मैंने इसको मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने के लिए, या आयोडीन है मेरे पास अगर और मैंने इसको मेल्ट करना है, तो बेटा मेल्ट करने के लिए मुझे कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे या मुझे आईएमएफ ब्रेक करनी होगी? ये बता दें। अगर मैंने मेल्ट करने के लिए, फॉर मेल्टिंग वी नीड टू ब्रेक द आईएमएफ, और अगर आपको कंपाउंड तोड़ना है, इसका रिएक्शन करवाना है, देन यू हैव टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड्स। बट अगर आपने मेल्ट करना होगा, फॉर मेल्टिंग यू नीड टू ब्रेक द आईएमएफ, नॉट कोवेलेंट बॉन्ड। मुझे जल्दी से रिप्लाई करके बताएं ये बात क्लियर होगी या नहीं। अगर आपको मेल्ट करना होगा तो आपको, अच्छा अब आप कहेंगे पहले तो आपने कहा था मेल्टिंग के लिए आपको कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो वो बेटा ब्रेक करने होते हैं फॉर जॉइंट कोवेलेंट, जिस तरह SiO2 है, जिस तरह के डायमंड है, वहां पर आपको कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं। लेकिन जो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वहां पर मेल्टिंग के लिए आपको आईएमएफ ब्रेक करनी होती है। ठीक है, अच्छा अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था कि मैं जल्दी से रिएक्शन लिख देता हूं। NaOH प्लस Cl2, वो हॉट का पूछ रहे हैं ना, हॉट का लिख देता हूँ जी। 6NaOH और Cl2, 5NaCl, NaClO3 प्लस वाटर, 0 से -1। देखिए ये हॉट कंसेंट्रेटेड, ठीक है, 70 डिग्री पर होता है। -2, -6, +1 और +5। जरा बताएं जी, ये CL0 से ये किस में जा रहा है? एक -1 में जा रहा है और एक +5 में जा रहा है क्लोरीन। याद है ना, ये रिएक्शन बेटा आपको करवाया था हॉट कंसेंट्रेटेड में। कोल्ड डाइल्यूट में क्या होता था? मेजबानी बता देता हूँ। कोल्ड डाइल्यूट में 2NaOH प्लस Cl2, NaCl, NaClO,
वो -1 और +1 में जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने क्या आंसर देना होगा कि हॉट कंसंट्रेटेड NaOH में जो आपका क्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन द प्रोडक्ट, एक -1 में जा रहा है और एक +5 में जा रहा है। NaClO3 बनता है ना बेटा, हॉट कंसंट्रेटेड में याद रखें NaClO3 आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ऑक्सीजन 2- होगा, 3 2 6-, सोडियम 1+ होता है और क्लोरीन +5 होगा, तब -6 जाकर कैंसिल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आए बेटा। अच्छा बेटा, मैं आपकी ना आज, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कल मंडे की छुट्टी के बाद कहीं चल रही है, तो इसलिए हम रात को एक क्लास रखेंगे जिसमें मैंने आपको नोमेनक्लेचर कराना होगा, ठीक है, क्योंकि हम इतनी छुट्टियां आपको पता है अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो हमने रात वाली क्लास में, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, उसमें हमने नोमेनक्लेचर, मैंने आपको एल्केन एल्कीन का करा दिया था, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, इनका एल्डिहाइड कीटोन, इनका नोमेनक्लेचर कराना है, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में जाएं तो हम आइसोमर स्टार्ट करें, मजीद हम जो है ना नोमेनक्लेचर पे टाइम जाया मत करें। अच्छा बेटा, अब आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन पीरियड 3 एंड ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। देखिए, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं ना, मैं आपको सारे ऑप्शन गलत करके यहाँ पर और जो सही है उसको भी बताता हूँ। ये सोडियम है अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, क्योंकि ऑप्शन ए का ताल्लुक मेल्टिंग पॉइंट से है। वो कह रहा है, ऑप्शन ए ये कह रहा है कि जो ग्रुप 13 का एलिमेंट होगा ना, ग्रुप 3 का, उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने पीरियड में सबसे ज्यादा है। कैसे? ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बताएं जी। पीरियड 3 में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 3 का आएगा, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, या ये ग्रुप 4 है, या ग्रुप 4 का आएगा? ग्रुप 4 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। ग्रुप 4 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है, ग्रुप 3 का नहीं है। तो पहले तो गलत हो गया ना, पहले तो क्या होगा जी? गलत, क्योंकि वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट फॉर द एलिमेंट इन पीरियड 3, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं। और कह रहा है इसमें पीरियड 3 में जो ग्रुप 13 है ना, मतलब एल्यूमिनियम, इसके बारे में उसने पूछना है कि कौन सी बात ठीक है। तो पहले बात वो कह रहा है कि इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज रॉन्ग, इसका नहीं है, सिलिकॉन का हाईएस्ट है, ग्रुप 14 का सबसे ज्यादा आ रहा है। ऑप्शन बी, इट हैज एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल, क्या ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं भाई, ग्रुप 13 का मतलब ग्रुप 3, क्योंकि बीच में वो ट्रांजिशन मेटल्स काउंट कर रहा है, इसलिए ग्रुप 13 बोल रहा है। तो बेटा ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है ना, ग्रुप नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं शेल्स को बेटा। ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टर्म्स यूज की हुई हैं, कुछ शेल्स कहते हैं, कुछ एनर्जी लेवल्स कहते हैं, कुछ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ही बात है। तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी गलत है। इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड, कह रहा है ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है ना, मतलब ग्रुप 3 के, जिस तरह के एल्यूमिनियम, ये ऑक्साइड बनाता है, यस, एल्यूमिनियम बनाता है Al2O3, और वो फिर रिएक्शन करता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बिल्कुल ठीक है जी। बेटा ये बात ठीक है ना कि Al2O3 इज एम्फोटेरिक, है ना, ये रिएक्शन करता है किसके साथ? NaOH और वाटर के साथ, और आपको ये रिएक्शन मैंने करवाया हुआ है, इसमें 2NaAlOH4 बनता है जी, 2NaAlOH4। और इसका एक और रिएक्शन भी करवाया था, अगर आपको वो आसान लगता है आप वो कर दिया करें, लेकिन ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, तो दिस इज द राइट आंसर, डी। इट फॉर्म्स अ क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बिल्कुल ठीक है, बनता है, लेकिन जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन देता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं देता बेटा। आपको पता है ना कि एल्यूमिनियम वाटर के एक मॉलिक्यूल को आयोनाइज करके H+ आयन रिलीज करवाता है, नोट्स में आपको लिखवाया हुआ है बेटा ये। तो इट फॉर्म्स अ क्लोराइड दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन, फिर ठीक था, लेकिन इसने कहा न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो इसलिए ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 13। सिलिकॉन इज हीटेड in an excess of chlorine producing compound J, an excess of water is added to the sample of J। अच्छा, सिलिकॉन को जब आप बेटा क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे ना, ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, देख लें बेटा, तो SiCl4 बनता है। SiCl4 सिंपल, नॉट जाइंट। आपको सिंपल से निशानी बताइए बेटा, जाइंट वो होगा जिसमें आगे बॉन्डिंग सेपरेट होती जाएगी। ये देखें ना, यहाँ तो बस मॉलिक्यूल खत्म,
आगे तो सेपरेटिंग नहीं हो रही, नंबर ऑफ एटम्स आर काउंटेबल, स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो ये सिंपल है, नॉट जाइंट। SiO2 इज अ जाइंट स्ट्रक्चर। अब कह रहा है कि इज HCl प्रोड्यूस व्हेन वाटर इज एडेड टू J, मतलब SiCl4। SiCl4 को J कह रहा है, इसमें जब आप वाटर ऐड करते हैं बेटा तो SiO2 बनता है, जिसका आपको कहा था कि व्हाइट प्रेसिपिटेट और साथ में 4HCl, तो HCl बनता है ना बेटा, तो ये इसका आंसर होगा, ये डी इज द आंसर, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ J क्या सिंपल मॉलिक्यूलर है और HCl प्रोड्यूस होगा व्हेन वाटर इज एडेड टू J, यस वाटर इसमें प्रोड्यूस, HCl इसमें प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से बेटा समझना है आप लोगों ने। नहीं बेटा, हाशिर जो जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं वो लिक्विड्स नहीं होंगे, वो सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो जॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह के ऑल आयोनिक कंपाउंड्स हैव अ जॉइंट स्ट्रक्चर्स, एक्सेप्शन इसमें एक सिर्फ मेटल की आप दोगे बस, वो भी मरकरी। ऑल मेटल्स हैव अ जॉइंट स्ट्रक्चर, सब सॉलिड है मरकरी के अलावा। डायमंड, सिलिकॉन, सिलिका या सिलिकॉन, ये सब जॉइंट स्ट्रक्चर है और ये सॉलिड होते हैं। मरकरी इज द एक्सेप्शनल केस कि जो मेटल लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एथेनोइक एसिड इज मिक्स्ड विद एथेनॉल। एथेनोइक एसिड का मैं फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि आप में से अक्सर बच्चों ने भी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे। एथेनोइक एसिड होगा CH3CO2H। एथेनॉल है CH3CH2OH। मेथानॉल होगा CH3OH। और उसने ऊपर यूज किया हुआ है इथाइल एथेनोएट, CH3CH3CO2CH2CH3, दिस इज इथाइल एथेनोएट। और आगे है CH3CO2CH3, दिस इज मिथाइल एथेनोएट। क्योंकि ये नाम नेमिंग जो है अभी आपने सीखनी है, मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया है ताकि आपको क्वेश्चन समझना आसान हो। पहले बेटा मैं डायरेक्ट ना इसके आंसर पर आता हूँ। देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी आपने एक रिएक्शन करना था, ये है एथेनोइक एसिड। ठीक है, दिस इज एथेनोइक एसिड। आपने इसका रिएक्शन करना था एथेनॉल के साथ, तो क्या बना बेटा, ये एस्टर बन गया ना, दिस इज इथाइल एथेनोएट। ये आपके पास एस्टर बना है आगे, और वाटर बने। लेकिन वो ये कह रहा है कि जब आपने ये रिएक्शन किया ना, तो जो एथेनॉल था ना वो कॉन्टेमिनेट हुआ हुआ था, उसमें इंप्योरिटी आई हुई थी, उसमें मेथनॉल भी था, मेथनॉल भी उसमें ऐड हुआ हुआ था। तो डेफिनेटली अल्कोहल्स की तो ये खासियत है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेंगे। तो एथेनॉल रिएक्शन अगर कर रहा है एथेनोइक एसिड से और क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है, तो बीच में जो कॉन्टेमिनेशन थी, मतलब वो कह रहे हैं ना स्मॉल अमाउंट मेथनॉल की भी ऐड है, मेथनॉल उसमें ऐड हुआ है। तो मेथनॉल भी, जिस तरह ये एथेनॉल बेटा, जिस तरह ये एथेनॉल जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके एस्टर बना रहा है, क्योंकि मेथनॉल भी ऐड है, तो मेथनॉल भी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके अपना एस्टर बना रहा होगा, मिथाइल एथेनोएट। ये जो है ना, ये मिथाइल एथेनोएट है, ये वाला, ये जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, मिथाइल एथेनोएट। क्योंकि एथेनॉल के अंदर मेथनॉल भी था, तो दो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गए, एक ही बीकर में रिएक्शन हो रहा है। एथेनॉल एथेनोइक एसिड से रिएक्शन करके एस्टर बना रहा था, लेकिन जो एथेनॉल के अंदर मेथनॉल कुछ कंटेमिनेशन हुई थी, वो मेथनॉल भी एथेनोइक एसिड से रिएक्शन कर रहा है। अब आपके पास दो एस्टर बन रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, देयर आर टू एस्टर्स, इथाइल एथेनोएट एंड मिथाइल एथेनोएट। वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है जी, कैसे, ये देखिएगा, बाकी मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत है सारी। कह रहे एडिंग मिथाइल एथेनोएट, अगर आप मिथाइल एथेनोएट ऐड करते हैं, मिथाइल एथेनोएट कौन सा है, ये मैं बेटा ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ये कह रहे अगर आप ये ऐड कर दें, ये ऐड करने से क्या होगा जी, जरा सोचें। अगर आप मिथाइल एथेनोएट ऐड करते हैं, तो क्या आपने नीचे वाले इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, यस, नीचे वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड।
है ना? अगर आपने मिथाइल एथेनोएट बेटा ऐड किया, दिस इज मिथाइल एथेनोएट, तो मिथाइल एथेनोएट के ऐड करने से जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड जाएगा ना। जब ये बैकवर्ड जाएगा तो क्या चीजें बनेंगी? दो चीजें बनेंगी, एक मेथनॉल बनेगा, ठीक है, और एक क्या बनेगा? एथेनोइक एसिड। तो बेसिकली क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि क्या ये मैं बात कह सकता हूं कि मिथाइल एथेनोएट के ऐड करने से जो एथेनोइक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी? किसकी? एथेनोइक एसिड की, है ना? मिथाइल एथेनोएट मैंने ऐड किया, मिथाइल एथेनोएट वाटर से रिएक्शन करके बैकवर्ड जाएगा, नीचे वाले इक्विलिब्रियम को देखें, बैकवर्ड जा रहा है। जब बैकवर्ड जा रहा है तो मेथनॉल भी बढ़ रहा है और एथेनोइक एसिड भी बढ़ रहा है। पर एथेनोइक एसिड क्या फर्स्ट रिएक्शन में भी यूज हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो जब आप एथेनोइक एसिड बढ़ाएंगे तो हम ये कह सकते हैं ना कि फर्स्ट रिएक्शन में जो एथेनोइक एसिड यूज हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी है। यस, जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हम तो ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ये देखें जी, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा। और ये किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है? ये देखिए किसकी कंसंट्रेशन बेटा बढ़ रही है? ये कंसंट्रेशन जो है यहाँ बढ़ रही है इथाइल एथेनोएट की। तो एडिंग मिथाइल एथेनोएट टू द मिक्सचर will increase the number of ethyl ethanoate। ठीक है, ये बेटा रिएक्शन, और ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब बाकी क्यों गलत है वो मैं आपको बता देता हूं। कह रहा है कि ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है, ओनली इथाइल एथेनोएट विल बी फॉर्म व्हेन देयर इज मच मोर एथेनॉल प्रेजेंट देन मेथनॉल। वो ये कह रहा है बेटा, अब ऑप्शन ए को हम गलत कैसे प्रूफ करेंगे? देखें, कह रहा है कि सिर्फ उसने आपको पहले बता दिया ना कि जो एथेनॉल है उसके अंदर मेथनॉल भी मिक्स हुआ हुआ है। कह रहा है लेकिन उसके बावजूद सिर्फ ये बनेगा, ये वाला एस्टर बनेगा, नीचे वाला नहीं बनेगा। क्यों भाई? नीचे वाला भी बनेगा। रीजन इज बेटा, दो इसको हम कंबाइन करके नहीं लिख रहे ना, उसने अलग लिखा है, तो आप क्यों उसको कंबाइन करना चाह रहे हो बेटा? और कंबाइन करके लिखोगे तो क्या दोनों के रिएक्टेंट्स कॉमन है? दोनों के रिएक्टेंट्स कॉमन तो नहीं है, एक में एथेनॉल है और दूसरे में मेथनॉल है। तो कंबाइन करके भी लिखोगे तो आप 2 मोल एथेनोइक एसिड लिखोगे, 1 मोल एथेनॉल, 1 मोल मेथनॉल, 1 मोल इथाइल एथेनोएट, 1 मोल मिथाइल एथेनोएट, 2 मोल वाटर, तो यही चीज बनेगी। कोई फायदा नहीं होगा हमें कंबाइन करके लिखने का। लेकिन देखिए ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है? वो कह रहा है कि अगर आप मेथनॉल की कॉन्टेमिनेशन हुई है एथेनॉल में, लेकिन उसके बावजूद कह रहा है कि सिर्फ क्या बनेगा? ओनली इथाइल एथेनोएट विल बी फॉर्म। नहीं, मिथाइल एथेनोएट भी बनेगा, क्योंकि जब कॉन्टेमिनेशन हुई है मेथनॉल की तो मेथनॉल भी तो एथेनोइक एसिड से रिएक्शन करके अपना एस्टर बनाएगा। इसलिए ये गलत है। बी क्यों गलत है? बी में वो बेटा इक्विलिब्रियम लिखना चाह रहा है, लेकिन आप देख रहे हो उस इक्विलिब्रियम में उसने एथेनॉल्स और मेथनॉल्स को लिखा ही नहीं है। जो उसने बेटा केसी लिखने की कोशिश की है दोनों रिएक्शंस की, तो उसमें आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट्स तो गायब हैं, रिएक्टेंट्स लिखे ही नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, रिएक्टेंट्स नहीं लिखे। ठीक है, एक एथेनॉल है एक मेथनॉल है, वो आपको इस एक्सप्रेशन में नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या कह रहे हैं? सी, जो कि मोस्टली बच्चों ने मेरा ख्याल है किया होगा, एडिंग वाटर टू द मिक्सचर विल अल्टर द मोलर रेशियो ऑफ टू एस्टर। बट वो ये कह रहा है कि अगर आप वाटर डालते हैं ना, अगर आप वाटर डालते हैं तो इक्विलिब्रियम दोनों किधर जाएंगे? बैकवर्ड जाएंगे। तो मोलर रेशियो तो फिर भी सेम रहेगी दोनों एस्टर्स की, मोलर रेशियो तो दोनों की सेम रहेगी ना, क्योंकि देखिए अगर ऊपर वाला रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है तो नीचे वाला भी बैकवर्ड जाएगा, दोनों एस्टर्स 1:1 रेशियो में। तो कह रहा है एडिंग वाटर टू द मिक्सचर, अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो वो मोलर रेशियो को चेंज कर देगा, दो एस्टर्स की मोलर रेशियो को। तो ऐसा नहीं है बेटा, मोलर रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, दोनों बैकवर्ड जाएंगे, इक्वल मोलर रेशियो के साथ जाएंगे। तो इसलिए बेटा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट वन देखें, SO3 is manufactured from SO2 and O2 in the contact process। रिएक्शन ऐसे होगा, SO2 plus O2 it gives 2SO3। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसने बताया हुआ है, तो हीट प्रोडक्ट वाली साइड पर लिखें,
कह रहा है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, पर जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे ना, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो SO3 कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ाने से SO3 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम यील्ड जो है, इक्विलिब्रियम यील्ड वो डिक्रीज होगी। इक्विलिब्रियम यील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। और SO3 बेटा आपका कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A और B में से कोई होगा भी। और दूसरा ये कह रहा है एडिंग वेनेडियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट के डालने से प्रोडक्ट पर तो फर्क नहीं पड़ता ना, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ क्या होता है, जल्दी हो जाता है, प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना पहले बनना था। तो इक्विलिब्रियम यील्ड अनचेंज। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। अगर आप कैटलिस्ट डालते हो तो कैटलिस्ट के डालने से जो इक्विलिब्रियम है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने यहां पर बताना है कि इक्विलिब्रियम इज अनचेंज, और टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम यील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा बेटा, अब जल्दी से मैं आपको ये बता दूं कि जो रिएक्शन था इसका, ये देखिए, ये एक रिएक्शन है जी, और ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक, वो कह रहे विद रेफरेंस टू लिशेटलियर्स एंड रिएक्शन काइनेटिक्स। दो चीजें पूछी हैं। लिशेटलियर्स का मतलब ये होगा कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पर जा रहा है या लेफ्ट पर जा रहा है, दिस इज लिशेटलियर्स। रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब है स्पीड का आपने बताना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज यूजिंग हाई टेम्परेचर। बट जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ाने से नंबर ऑफ कूलिगन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कूलिगन के बढ़ाने से बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन बढ़ेंगे। तो एक फायदा तो ये हुआ, आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कूलिगन बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये तो बेटा हो गया फायदा, दिस इज द एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका प्रोडक्ट कम होगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका प्रोडक्ट क्या होना शुरू हो जाएगा, कम। देखिए टेम्परेचर के बढ़ाने से फायदा है क्या, इंडस्ट्री में आपको पता है कि टाइम इज मनी, टाइम भी उन्हें बचाना होता है, ठीक है। तो अगर आप हाई टेम्परेचर देंगे तो हाई टेम्परेचर पर आपका रिएक्शन जो है ना थोड़ा फास्ट होगा, टाइम बच जाएगा, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कम हो रहा है थोड़ा सा, जिसको आप कंप्रोमाइज टेम्परेचर कहते हैं, कि चलो ठीक है हमारा प्रोडक्ट कम हो रहा है लेकिन टाइम बच गया। तो एडवांटेज क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कम बनेगा और रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। इसके लिए बेटा केपी लिखना था, और मैं देख रहा था अक्सर बच्चों ने केपी में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं। बेटा केपी के अंदर तो आपने पार्शियल प्रेशर की बात करनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का होल स्क्वायर, ये देखें SO3 इसका होल स्क्वायर लिखना था, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और इसका स्क्वायर, SO2 का भी होल स्क्वायर होगा ना, ये बेटा इस तरीके से। अब के ये लिखने के बाद आपने इसका 5 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन था, केपी आपने निकालना, बड़ा सिंपल सी बात है, मैं जल्दी से करवा देता हूँ। ये देखें, ये आपका रिएक्शन है, इसमें आपको ना टेबल अगर आता हो तो बड़ी आसानी हो जाती है। ये इनिशियल मोल्स, ये हम लिख लेते हैं चेंज, ये आ जाएगा बेटा इक्विलिब्रियम मोल, यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपके पास मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर। देखिए इनिशियल मोल कितने हैं जी, 2 मोल ऑफ SO2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 मोल ऑफ O2, ये इनिशियली SO3 जीरो है। एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर इन द फ्लास्क वाज दिस, ये टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होता है दैट इज द टोटल प्रेशर। और इक्विलिब्रियम पर मोल कितने आ रहे हैं SO3 के, 1.80। हाँ बेटा टेबल से बस आसानी होती है, SO3 के मोल है 1.80 जी। ये देखिए ये चीजें क्वेश्चन में थी। अब देखें SO3 बन रहा है ना, SO3 को कौन बना रहा है, रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, इट मींस रिएक्टेंट्स ने यूज होना है। रिएक्टेंट्स ने क्या होना है बेटा, रिएक्टेंट्स ने यूज होना है, और प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो रिएक्टेंट यूज होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। जरा SO2 और SO3 में मोलर रेशियो देखें क्या है, सेम है, 1:1 रेशियो है। जितने मोल SO2 के यूज होंगे उतने SO3 के बनेंगे, है ना, 1:1 का ये मतलब है ना। तो अब देखिए SO3 के कितने बन रहे हैं जी, SO3 बन रहा है 1.80, कितना बन रहा है 1.80,
तो इसका मतलब है ये यूज कितना होगा, 1.80 यूज होगा आउट ऑफ 2। 2 में से कितना यूज होगा, 1.80। देखें SO2 टोटल 2 था, टोटल कितना था 2, 1.80 इसमें से यूज हो रहा है, तो कितना बचेगा, 0.2 बचेगा। कैसे पता चला, मुझे इस तरह पता चला कि उसने बताया हुआ है कि SO3 इतना बना है, तो SO3 कौन बना रहा है, रिएक्टेंट्स बना रहे हैं ना, तो इसलिए रिएक्टेंट्स के मोल हमेशा कम होते हैं, तो चेंज में मैंने लिखना है जो यूज हो रहा है। तो 2 इनिशियल था, यूज कितने हुए, यूज होने की वजह से मैंने माइनस लिख दिया, -1.80, बचे कितने 2 - 1.80, 0.2 बच गए, तो ये बचे, ये इक्विलिब्रियम मोल है, जो बचे हैं ना, दीज आर द इक्विलिब्रियम मोल। अब आप जरा देखिए ऑक्सीजन कितना यूज हुआ, तो 2:1 है, 2:1। SO2 के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल। जितने मोल SO2 के यूज होंगे ना, ऑक्सीजन के उसका आधे यूज होंगे। तो अगर ये 1.80 यूज हो रहे हैं, तो O2 के कितने यूज होंगे, हाफ, 0.9। ये 0.9 यूज होंगे बेटा, तो इसको माइनस करें, 2 - 0.9, तो ये आपके पास 1.1 आ गए। ये आपके पास है इक्विलिब्रियम मोल, जो आप कंटेनर में पड़े हुए हैं, ये कंटेनर वाले मोल हैं, ठीक है। जो मोल्स कंटेनर में पड़े हुए हैं और जो बच गए हैं, ये वो मोल्स हैं, ये वो मोल्स हैं जिन्होंने अब रिएक्शन नहीं करना SO2 और O2 के, और SO3 के 1.80 वो मोल्स हैं जो रिएक्शन में बन चुके हैं। अब बेटा आप इन मोल्स को ना ऐड कर लिया करें, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो 0.2 प्लस 1.1 प्लस 1.80, 3.1 आ रहा है जी, ये टोटल मोल आ गया। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, 0.2 डिवाइडेड बाय 3.1, 1.1 डिवाइडेड बाय 3.1 और 1.80 डिवाइडेड बाय 3.1, इस तरह निकालते हैं जी। अब आप जरा इनके मोल फ्रैक्शन निकालें, 0.2 डिवाइडेड बाय 3.1, ये आ रहा है 0.064, 0.064, 1.1 डिवाइडेड बाय 3.1, ये आ रहा है 0.355, और 1.80 डिवाइडेड बाय 3.1, ये आ रहा है 0.581, ये जी। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, जो मोल फ्रैक्शन निकालें इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे बस, 0.064 टाइम्स 2.00 टाइम्स 10⁵ बेटा O2 के कैसे निकालेंगे, 0.355 टाइम्स 2.00 टाइम्स 10⁵, और SO3 के 0.581 टाइम्स 2.00 टाइम्स 10⁵। ये बेटा आपके पास पार्शियल प्रेशर्स आ गए, ठीक है। बस अब आप क्या करेंगे, इन पार्शियल प्रेशर को ना इस KP के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, जहां पर स्क्वायर होगा वहां स्क्वायर लेंगे, ठीक है बेटा। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, ये मैंने आपको बता दिया KP निकालने का तरीका। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आप, जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों को बड़ा मुश्किल लग रहा था, हालांकि ये बहुत आसान सा है, पर वो कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विच कैन बी यूज टू मेक मेथानॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इस रिएक्शन में इसलिए बना रहे हैं ताकि मेथानॉल यूज हो, ताकि मेथानॉल इससे हम बना सकें। रिएक्शन क्या है जी, कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा बन रही है ना, ये आगे यूज होगी टू मेक मेथानॉल, मेथानॉल बनाने में। तो अब बेटा हैदर, फाइनल क्वेश्चन आप, फाइनल आंसर आप खुद निकालिएगा। अच्छा बेटा देखें, कह रहे कि इट हैज बीन सजेस्टेड ऑन अ लार्ज स्केल दिस रिएक्शन कुड बी हेल्पफुल, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन किया ना हमने, कह रहा अगर आप ये लार्ज स्केल पर करें तो ये बड़ा यूजफुल रिएक्शन होगा। व्हाई, आपको पता है बेटा इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होने का हमें क्या फायदा है बेटा, ये ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है ना, दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी उतना ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। अब अच्छा, बात बच्चे ये सोच रहे होंगे भाई वो आगे तो टॉक्सिक गैस बन रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो नहीं बेटा, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही, वो कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनेगी उसको आप मेथनॉल बनाने में यूज करेंगे, इसलिए इस रिएक्शन का फायदा ये है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो था, इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे करना है। देखें, वैसे तो अमूमन ये होता है कि उसने ना आपको रिएक्टेंट्स दिए होते हैं कि इनिशियल मोल है
और प्रोडक्ट कितने हैं 0.00 है ना। यहां पर ऐसे नहीं है, यहां पर उसने क्या किया कि स्टार्टिंग में ही चारों चीजों को ऐड कर दिया है, चारों चीजों को ऐड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स भी ऐड कर दिए, वाटर के मोल्स भी ऐड कर दिए। और अब ये रिएक्शन चाह रहा है कि अब रिएक्शन इसमें कराना है। तो इनिशियल मोल देखिए उसने आपको खुद दे दिए ना, इनिशियल मोल्स आर गिवन। और आप देखेंगे केसी भी दिया हुआ उसने रिएक्शन के लिए, ये देखिए बेटा केसी इज 1.44, 1200 केल्विन केसी दिया हुआ उसने। कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम। अब देखिए टेबल में बनाते हैं यूज मोल, ये केसी का बनाना है आपने, ठीक है। केसी के लिए बेटा वो कह रहा है आपने, केपी का नहीं है। तो आपको पता है केसी के टेबल में इक्विलिब्रियम मोल के बाद क्या आता है, कंसंट्रेशन आती है, बस वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं आप लोग। लेकिन बेटा आपको इसमें देखें उमूमन क्वेश्चंस में ये होता है ना कि इक्विलिब्रियम मोल्स दिए होते हैं, यहां पर कोई इक्विलिब्रियम मोल नहीं दिए हुए, इक्विलिब्रियम मोल इसने आपको नहीं दिए। अच्छा, अब आप एक और चीज भी नोट करें, अब आपको ये कैसे पता चलेगा जी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है ना। तो ये देखिए केसी की वैल्यू गिवन है, केसी की वैल्यू बेटा एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि अर्थक्वेक आ रहा है, तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। ओके बेटा हम वेट कर लेते हैं थोड़ा। नहीं बेटा अभी तक चले, अगर आ भी रहा होगा तो भी तो चले, गुजर गया फोन ने न्यूज में नहीं बताया। अच्छा चले बेटा, अभी तो अल्लाह ताला ने खैरियत से गुजार दिया, कोई मस नहीं हुआ। अब आगे चले ना बेटा, ये देखिए केसी 1 से बिगर आ रहा है ना, केसी अगर 1 से बिगर आ रहा है इट मींस कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। तो आपको ये बात आपकी ये बात मैंने बताई हुई है कि द वैल्यू ऑफ केसी इज बिगर देन 1 रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, स्मॉलर देन 1 रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ये बिगर देन 1 आ रहा है। अब आपको यूज मोल नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि रिएक्टेंट्स ने यूज होना है, रिएक्टेंट्स ने क्या होना है, यूज होना है। मतलब 0.50 अगर इसके इनिशियल मोल है तो इक्विलिब्रियम पर 0.5 नहीं होंगे, इससे कम होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट नहीं यूज होना है। कितने कम होंगे ये आपको नहीं पता, तो हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स, माइनस एक्स हो रहा है, 0.5 में से एक्स मोल कम हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में 1:1 रेशियो है, जितने कार्बन डाइऑक्साइड के यूज होंगे उतने हाइड्रोजन के भी यूज होंगे। तो यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ भी माइनस एक्स कर लें और इसको चेंज कर देते हैं, यूज से चेंज। और प्रोडक्ट ने बेटा बनना है 1:1 है, तो जितने रिएक्टेंट की यूज होंगे उतने प्रोडक्ट के बनेंगे, ये प्लस एक्स और ये भी प्लस एक्स, ठीक है। अब आप इक्विलिब्रियम मोल बेटा कैसे निकालेंगे, देखिए 0.5 माइनस एक्स, 0.5 माइनस एक्स, 0.2 प्लस एक्स और 0.2 प्लस एक्स। ये बेटा मैंने आपको नोट्स में भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, आप बेशक उसको देख लीजिएगा वहां से भी। अब आपने क्या करना है बेटा, कंसंट्रेशन निकालनी है, तो वॉल्यूम इज गिवन, आप चेक कर सकते हैं वॉल्यूम कितना है 1, तो सबको 1 से डिवाइड करें तो यही आएगा ना, 1 से डिवाइड करने का फायदा नहीं है, बस यही आ जाएगा। अगर 1 ना भी होता 2 होता ना बेटा, तो उस 2 ने कट जाना था, जब आप इसको केसी के एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो 2 कट जाएंगे आप इसमें। अब आप इनको केसी के एक्सप्रेशन में पुट कर दें जी, केसी कितना आ रहा है 1.44 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड बेटा ऊपर लिखें 0.2 प्लस एक्स, बट इसका स्क्वायर ले लो ना, 2 दफा है रिपीट हो रहा है, और नीचे भी 0.5 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा, है ना। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में बेटा, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लेना है। क्या लेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेंगे तो बेटा ये 1.44 का अंडर रूट लेके कोई बच्चा मुझे आंसर बता दे जल्दी से, ताकि मैं ये बता दूं कि अगला स्टेप क्या करना है आपने। 1.2, 0.2 प्लस एक्स, 0.5 माइनस एक्स। अब बेटा देखें, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद यहां पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद यहां पुट करेंगे, तो 1.2, 0.5 माइनस एक्स और 0.2 प्लस एक्स, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है जी,
1.2 टाइम्स 0.5 0.6 हो जाएगा। अब बेटा आपने x वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लें। 0.6 माइनस 0.2 x प्लस 1.2 x। 0.6 माइनस 0.2 ये आ जाएगा 0.4 और 2.2x और x की वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी 0.4 डिवाइडेड बाय 2.2 0.182 0.182 कर लें जी। 0.182 आ गया। अब बेटा आपने क्या करना है, बस यहाँ पर 0.182 लिखें, यहाँ पर 0.182 लिखें। और यहाँ पर आपके पास बेटा इनके आंसर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएंगे बेटा। ठीक है, 0.50 में से इसको माइनस कर दें, 0.50 माइनस 0.182, तो आपके आंसर बेटा आ जाएंगे। बेटा आज की क्लास के लिए इतना काफी है। और ये जो रिएक्शन थे बड़े सिंपल से थे, मैं चलिए ये भी लिख देता हूँ जल्दी से। मैंने कहा था कि राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फास्फोरस क्लोराइड विद वाटर। PCl5 का बेटा वाटर से रिएक्शन करवाना था आपने, HCl बनता है और H3PO4 बनता है, राइट। 5 क्लोरीन है तो यहाँ 5 HCl बेटा आप लगाएंगे और यहाँ पर 4H2 आएगा बेटा। ये देखें, ये आपका रिएक्शन करना था जी। दोनों एसिड बन रहे हैं। जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को वाटर में डालेंगे दो एसिड बनेंगे, HCl और H3PO4। दूसरा बताया था सिलिकॉन क्लोराइड, SiCl4 को वाटर में डालेंगे बेटा तो SiO2 बनता है और 4HCl बनता है बेटा। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट और स्टीमी व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड को बेटा आपने ऐसे लिखना है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ना, सिर्फ आखिरी वाला रिएक्शन लिखना है, आपको सारा नहीं समझाना ये। या अगर आप सारा करना चाहते हैं तो ये ले बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, वाटर में डाला, Al3 प्लस एक्वस N3Cl माइनस। ये जो बेटा Al3 प्लस एक्वस बना है ना, इसको हम दोबारा लिखते हैं। एक्वस का मतलब है कि 6 वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है Al। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा, टू प्लस और H प्लस। तो ये देखें, ये यहाँ भी आपके पास बेटा, यहाँ भी आपके पास व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स बनेंगे। ये HCl बेटा बन रहा है, यहाँ भी व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स बनेंगे और ये आपकी जो सॉल्यूशन की पीएच होगी वो एसिडिक होगी। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतने ही रखते हैं और कल की क्लास रात को मैं आपको भी मैसेज कर दूंगा, रात की टाइमिंग बताऊंगा, उसमें हमने नोमेनक्लेचर करना होगा।